हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर पार्ट सेकेंड ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो इसके पहले हमने फर्स्ट लेक्चर बताया था जिसमें हमें आपको फोटोसिंथेसिस का इंट्रोडक्शन दिया था। आज हम सेकंड लेक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। फोटोसिंथेसिस है, ठीक है। उसमें हम सेकंड लेक्चर में डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी में कुछ एक्सपेरिमेंट्स दिए हैं, हम वो एक्सपेरिमेंट डिस्कस करेंगे। शुरुआत में एक दो पॉइंट दिए हैं वो डिस्कस कर देंगे, और अगर हो सका तो हम क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर डिस्कस कर देंगे। ठीक है, तो जल्दी से पेन कॉपी ले लीजिए और नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए, या एनसीईआरटी को साथ पढ़ते रहिए। ठीक है, जैसा भी आपको ठीक लगे। तो आज ये हमारा पार्ट सेकंड वीडियो है फोटोसिंथेसिस का, तो हम स्टार्ट करते हैं। अब जैसा कि पिछले वीडियो में आपको हम बताए थे फोटोसिंथेसिस में कि रिएक्शन क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन कैसे होता है। इसमें आपको 6CO2 + 12H2O मैंने दिया था, सनलाइट क्लोरोफिल के प्रेजेंस में आपने O2 दिया था, ग्लूकोज उसमें फॉर्मेशन हुआ था। उसके बाद हमने आपको ये बताया था कि CO2 जो होता है वो क्या होता है, CO2 का रिडक्शन होता है, रिडक्शन होने की वजह से वो ग्लूकोज फॉर्म होता है और H2O से ऑक्सीजन निकलता है। ठीक है, तो हमने बताया था कि एक रेडॉक्स रिएक्शन होता है। फोटोसिंथेसिस के बारे में कुछ स्पेशल पॉइंट्स बताए गए थे कि फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिंग प्रोसेस होता है, इसमें सिंथेसिस होती है, इसमें सनलाइट जरूरत होती है, इसलिए इसे एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। ऐसे कुछ पॉइंट्स आपको डिटेल में फर्स्ट लेक्चर में बताए गए थे। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर देख के ही यहाँ आइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पार्ट आज हम डिस्कस करते हैं एनसीईआरटी के कुछ एक्सपेरिमेंट्स। अब एनसीईआरटी में कुछ एक्सपेरिमेंट दिए हैं, व्हाट डू वी नो। अगर आप एनसीईआरटी की बुक लेकर बैठेंगे तो आपको मिलेगा। इसमें से 2-3 एक्सपेरिमेंट है। जैसे एक्सपेरिमेंट हमने एक चीज़ ये डिस्कस किया है कि हमारा जो फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट है, ठीक है, हमारा फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्ट है, फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट हमारा क्या था, हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट था C6H12O6। हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या बन के आता था, ग्लूकोज बन के आता था। अब ये एक ग्लूकोज जो है एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है। ग्लूकोज जो होता है कार्बोहाइड्रेट होता है, या इसी को कह सकते हैं स्टार्च। प्लांट जो होता है, जो अपना फूड होता है, वो किस फॉर्म में स्टोर करता है, वो अपना फूड स्टार्च किस फॉर्म में स्टोर करता है। ये बात नोट कर लो, ये बात याद कर लो कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्ट होता है या प्लांट का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, वो होता है ग्लूकोज। फॉर्मूला इसका क्या होता है, C6H12O6 होता है। ठीक है, ये एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट एक तरह का स्टार्च, या कह सकते हैं कि जो भी प्लांट होते हैं वो अपना फूड जो होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च स्टोर करते हैं, और जो भी एनिमल्स होते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर करते हैं। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर है। अब जैसा कि हमने कहा कि स्टार्च है, अब हमें यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स देने हैं कि कैसे एनसीईआरटी ने उसी को डिटेल में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है कि कैसे कुछ प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उससे ग्लूकोज बनेगा और कुछ में नहीं बनेगा। ठीक है, तो एक हिसाब से आपको प्रेजेंस ऑफ स्टार्च ही देखना है कि स्टार्च बनता है कि नहीं बनता है। अब क्योंकि स्टार्च को बनाने के लिए, इस फोटोसिंथेसिस के क्वेश्चन को कैरी कराने के लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत थी। एक तो हमें ज़रूरत थी CO2 और दूसरा जरूरत थी हमें H2। हमारा यही दोनों मेन प्रोडक्ट था। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, हमें अभी टेस्ट किसका करना है, कार्बोहाइड्रेट का करना है। तो कार्बोहाइड्रेट मतलब स्टार्च करना है। अब जैसे कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया, इसलिए मैंने कहा कि फर्स्ट लेक्चर देख के यहाँ पर आओ। जो कि कार्बोहाइड्रेट है, मैंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट किससे आता है। इक्वेशन क्या था हमारा, इक्वेशन हमारा है CO2 + H2O गिव्स C6H12O6। ठीक है, 6CO2 12H2O हमारा यही इक्वेशन है। हालांकि बाय प्रोडक्ट भी और निकलेगा आपका, तो वो बाय प्रोडक्ट अच्छा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। बाय प्रोडक्ट जो निकलेगा आपका वो निकलेगा O2। ठीक है, 6O2 + 6H2O ये निकलेगा। जैसा कि मैंने कहा था कि इसका जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये चेंज होता है ग्लूकोज में, और इस H2O से निकलता है वाटर। तो इसका होता है रिडक्शन। मैंने पहली वीडियो बताया था, ज़्यादा डिटेल में पढ़ना हो तो फर्स्ट वीडियो देखिए। और ऑक्सीजन का होता है या वाटर का होता है ऑक्सीडेशन, इसमें से ये हो जाता है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा कि स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज, तो ग्लूकोज किससे बना, CO2 से बना। तो अभी हम वाटर के बारे में डिस्कस नहीं करते हैं। इसका मतलब हमको ये देखना है कि हमारा जो CO2 है उसके प्रेजेंस या एब्सेंस में क्या होगा। अगर CO2 कम हो या CO2 अगर ज़्यादा हो तो उसके प्रेजेंस में क्या होगा, हमें यही डिस्कस करना है। ठीक है, तो इससे पहले एक बात और डिस्कस कर लें कि इस इस इक्वेशन पे हमने यहाँ लिखा था सन लाइट एंड क्लोरोफिल। मतलब कि इस इक्वेशन को गवर्न कराने के लिए ये दोनों का होना भी ज़रूरी है। कितनी बात क्लियर है कि इस इक्वेशन को बनाने के लिए सनलाइट और क्लोरोफिल का होना भी ज़रूरी है।
ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें ये चेक करना है कि अभी हमें, जैसे कि हमने कहा था कि हमारा जो फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन है वो कुछ कुछ पॉइंट्स पे डिपेंड करता है, कुछ फैक्टर्स हैं जिन पे फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन डिपेंड करता है। अगर मैं बात करूँ तो वो कुछ फैक्टर्स आपके हो गए, एक तो CO2 हो गया, मतलब CO2 पे डिपेंड करेगा, ठीक है। दूसरा H2O पे भी डिपेंड करेगा कुछ हद तक, और तीसरा हो गया आपका सनलाइट, मतलब सनलाइट पे भी डिपेंड करेगा, और क्लोरोफिल पे भी डिपेंड कर। लेकिन जो हम मेनली भी बात करेंगे, हमारे NCERT में जो एक्सपेरिमेंट दिया है वो CO2 का दिया है और सनलाइट का दिया है, ठीक है। सनलाइट को एंगलमैन ने भी डिस्क्राइब किया था और एक आपको शुरुआत में भी दिया, तो इसके रिलेटेड आपको 2 एक्सपेरिमेंट मिल जाएंगे, और CO2 का रिलेटेड आपको एक चूहा वाला एक्सपेरिमेंट मिल जाएगा, माइस और कैंडल मिंट को लेकर किया गया है, ठीक है। ये 2 एक्सपेरिमेंट आपको मिल जाएंगे। तो अभी हम बेसिकली हम सिर्फ किसकी बात करते हैं, अभी बेसिकली हम सिर्फ बात करते हैं इन दोनों की, CO2 और सनलाइट। तो पहले हम सनलाइट की बात करते हैं, जो भी NCERT के अकॉर्डिंग दिया, तो पहले हम उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है। तो पहला हम किसकी बात करते हैं, पहले हम बात करते हैं CO2 की। अच्छा, CO2 को बात करने के लिए मुझे कोई बहुत ज़्यादा डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, पर मैं ऐसे ओरली बता दे रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको ओरली बता दे रहा हूँ, समझ जाएंगे। देखिए, करना कुछ नहीं है। NCERT ने क्या बताया, NCERT ने सिर्फ इतना ही कहा है, देखिए NCERT ने सिर्फ इतना ही कहा है कि आप एक लीफ लीजिए, ठीक है, एक लीफ लीजिए, उस लीफ को आधे लीफ को आप ब्लैक पेपर से या किसी भी ब्लैक कॉटन कवर से या किसी भी कपड़े से आप उसको ढक दीजिए, ठीक है। ढकने के बाद आप उसको क्या करिए, धूप में रखिए। ऐसा कहने का मतलब ये है कि आप एक लीफ लीजिए, ठीक है, यहाँ पे आपका सन हो गया, यहाँ पे आपका सन हो गया। कह ये रहा है कि आप इतने पार्ट को कवर कर दीजिए, कवर विथ ब्लैक कॉटन या ब्लैक, जिससे आप भी कवर करना चाहते हो तो उससे आप कवर कर दीजिए, ठीक है। तो इससे आप क्या करिए, इसको कवर कर दीजिए। अब रेस्ट वाला जो पार्ट है आपका नीचे वाला, जैसे कि ये जो वाला जो पार्ट है, इसको रहने दो ओपन, ठीक है, ओपन रह दे दो। अब क्योंकि इक्वेशन में क्या पढ़ा था हमने, फोटोसिंथेसिस के इक्वेशन में पढ़ा था कि सनलाइट जरूरी होता है, तो मतलब पौधे का इतना पार्ट तो कवर है, तो अगर पौधे का इतना पार्ट कवर है तो इसमें कोई फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा। अगर इसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा तो इसमें स्टार्च की भी सिंथेसिस नहीं होगी, मतलब आपका ग्लूकोज भी नहीं बनेगा, और जो ओपन पार्ट है उसमें क्या होगा, उसमें हमें बनेगा। तो हमने क्या किया, ऐसा एक्सपेरिमेंट किया, और करने के बाद जब हमने इसे टेस्ट किया तो हमने देखा कि जो ओपन वाला पार्ट है, यानी ये जो ओपन वाला पार्ट है, हमने देखा कि यहाँ पे स्टार्च की सिंथेसिस हुई, लेकिन यहाँ पे जो हमने कवर किया था ब्लैक से, वहाँ पे स्टार्च की सिंथेसिस नहीं हुई। इससे हमें एक कंक्लूजन मिला या एक रिज़ल्ट हमें ये मिला कि फोटोसिंथेसिस को कराने के लिए हमें एक सनलाइट की ज़रूरत होती है, यानी हमें एक लाइट की ज़रूरत होती है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये क्लियर होता है कि सनलाइट की डिपेंडेंसी क्लियर हो जाती है, कि सनलाइट जो होता है वो हमारे फोटोसिंथेसिस के क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अभी डिटेल में एंगलमैन ने, अभी तो ये स्टार्टिंग था तो उतना तो डिटेल नहीं किए थे, लेकिन बाद में भी आप देखेंगे एक साइंटिस्ट है TW एंगलमैन। TW एंगलमैन ने क्या किया था, इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने एक रेडिएशन के थ्रू एक्सप्लेन किया था, एक्शन स्पेक्ट्रा एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, ठीक है। उन्होंने एक थोड़ा सा डिटेल इसको किया था, तो अभी हम उसको फर्दर करेंगे। बस यहाँ से एक आइडिया मिल गया हमें आइडिया क्या मिला, हमने एक लीफ लिया, लीफ को क्या किया, किसी ब्लैक कवर या कॉटन से ढक दिया, उसको ढकने के बाद हमने उसको सनलाइट में रखा, मतलब पूरे पौधे को हमने सनलाइट में रखा। अभी क्या हुआ कि जो पार्ट आपका कवर था, कवर हुआ पार्ट क्या, उस पर लाइट नहीं पड़ेगी तो उस पर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो उस पर स्टार्च नहीं बनेगा, ठीक है। जो कि ओपन पार्ट है उस पर स्टार्च की सिंथेसिस होगी। अगर स्टार्च की सिंथेसिस हो रही है, इसका मतलब क्या है, इससे हमें एक रिजल्ट मिला कि हमें जो हमारा स्टार्च की सिंथेसिस हो रही है, इससे हमें पता चला कि हमारा जो सनलाइट है वो हमारे फोटोसिंथेसिस इक्वेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो इस बात से हमें ये क्लियर हो गया। अब आता है अगला एक्सपेरिमेंट जो आता है, ये बेसिकली किसके ऊपर था, ये हमारा था लाइट के ऊपर था, ठीक है। ये जो एक्सपेरिमेंट हमने किया ये किसके ऊपर किया हमने, ये लाइट के ऊपर किया। हमने लाइट का प्रेजेंस देखा, कि हम लाइट का इंपॉर्टेंस देखा कि लाइट के होने या ना होने से क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। अब जो दूसरा एक्सपेरिमेंट आता है वो आता है CO2, मतलब दूसरा एक्सपेरिमेंट किया गया था CO2 पे। तो चलिए नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट देखते हैं CO2।
तो अगला एक्सपेरिमेंट जो है वो आपका है हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, ठीक है। एनसीईआरटी ने इसको हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट से ही डिस्क्राइब किया था, ठीक है। ज़रा ध्यान से इसको समझो, ठीक है। अभी नोट बाद में कर लीजिएगा आप, लेकिन इसको एक बार ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। देखिए हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, इसके नाम में ही लिखा है हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। इसका मतलब है इसमें क्या करना है कि इसमें आप एक टेस्ट ट्यूब लीजिए, ठीक है। आप एक टेस्ट ट्यूब लीजिए या एक बॉटल लीजिए, जो भी आप कंटेनर ले सकते हैं उसको लीजिए। इसमें कहा गया है कि इसमें लीफ का आधा पार्ट एयर में हो, एक्सपोज्ड टू एयर हो, और आधा पार्ट एक्सपोज इनक्लोज्ड इन ट्यूब, ठीक है। इसमें करना क्या है कि आप एक ट्यूब लीजिए, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे अगर आपको समझाऊं, तो एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको ये समझाऊं, देखिए अगर ये मैं आपको समझाऊं तो इसमें ये अगर मार्कर है, तो अगर ये मार्कर है तो इसमें मार्कर का कैप वाला हिस्सा मैं आधा अंदर रखता हूँ और आधा मार्कर बाहर रखता हूँ। अगर आपको ये दिख रहा होगा तो देखिए, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, आधा इसका हिस्सा अंदर है, आधा हिस्सा इसका बाहर है। तो ऐसे ठीक आप लीफ में भी करेंगे। लीफ का एक पार्ट आप क्या करेंगे, लीफ का एक पार्ट आप बाहर लेंगे और एक पार्ट आप अंदर लेंगे। तो जो बाहर पार्ट होगा वो एक्सपोज्ड टू एयर होगा और जो अंदर होगा वो इनक्लोज्ड इन ट्यूब होगा, ठीक है। एक कंडीशन ये हो गई, इसीलिए इसको बोलते हैं हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, मतलब आधा लीफ बाहर और आधा लीफ अंदर, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा है कि आप इस ट्यूब में KOH का यूज़ करिए, ठीक है। आप इसमें ट्यूब में KOH का यूज़ करिए। अब इसी के साथ एक पॉइंट पढ़िए कि KOH एब्जॉर्ब CO2 रैपिडली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने भी हाइड्रोक्साइड होते हैं, जितने भी बेस होते हैं, ठीक है, OH क्या होता है यहाँ पे, बेस होता है, मतलब जितने भी बेसिक कंपाउंड होते हैं वो CO2 को बहुत तेज़ी से एब्जॉर्ब करते हैं। एक बात क्लियर करो कि जितनी भी CO2 होते हैं, जितने भी बेस वाले कंपाउंड होते हैं वो CO2 को बहुत रैपिडली एब्जॉर्ब करते हैं। तो क्योंकि हमने इस ट्यूब में क्या रखा है, KOH रख दिया है, अब ये CO2 को क्या करेगा, ये बहुत रैपिडली एब्जॉर्ब करेगा। अब यहाँ पे भी मुझे ख्याल से बहुत लोगों को समझ में आ गया होगा, समझ में क्या आ गया होगा, क्योंकि ये वाला लीफ का जो इतना पार्ट है, इसको अगर मैं शेड कर दूं इतने पार्ट को, तो ये मान लो इतना पार्ट बाहर है, ठीक है, जो मैंने ब्लू से शेड किया है। अब क्योंकि ये एक्सपोज्ड टू एयर है, तो एक्सपोज्ड टू एयर होने की वजह से एटमॉस्फेयर में क्या है, CO2 है, अच्छा, प्लस H2O तो इसको मिल ही जाएगा, हम दे देंगे। क्लोरोफिल तो इसके पास ही है, और सनलाइट तो क्योंकि बाहर है तो इसको लाइट भी मिल ही जाएगा, मतलब इसको लगभग मोर देन सभी कंपाउंड इसको मिल जाएंगे। तो ये जो एक्सपोज्ड टू एयर है, इसमें तो स्टार्च क्या हो जाएगा आपका, सिंथेसाइज हो जाएगा, एकदम आसानी से स्टार्च सिंथेसाइज होगा। बट जो इसके अंदर होगा, इसके अंदर भी CO2 का अमाउंट होगा, मैं मानता हूँ कि CO2 का अमाउंट होगा इसके अंदर, क्योंकि हम किसी भी ढक्कन को अगर बंद करेंगे तो उसमें CO2 का अमाउंट होगा। लेकिन साथ ही हमने क्या किया, KOH यूज़ कर लिया, जिसकी वजह से इस कंटेनर के अंदर जो भी CO2 होगा वो KOH क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इस कंटेनर में CO2 की जो मात्रा होगी वो एकदम ना के बराबर, या इस कंटेनर में CO2 बिल्कुल नहीं होगा। तो क्योंकि हमने फोटोसिंथेसिस की क्वेश्चन ही क्या पढ़ी थी, हमने फोटोसिंथेसिस के क्वेश्चन में क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि हमें CO2 प्लस H2O चाहिए और सनलाइट और क्लोरोफिल चाहिए, तभी तो हमारा ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। जब हमें CO2 और H2O मिलेगा तभी तो हमारा ग्लूकोज बनेगा। तो क्योंकि हमारा इस ट्यूब में CO2 है नहीं, CO2 क्यों नहीं है, क्योंकि KOH क्या किया, उस सारे CO2 को एब्जॉर्ब कर लिया। अच्छा, जब ये एब्जॉर्ब कर लिया है तो अंदर वाले पार्ट में कोई स्टार्च सिंथेसिस नहीं होगा, मतलब जो इनक्लोज्ड इन ट्यूब है उसमें कोई स्टार्च सिंथेसिस नहीं होगा, और जो बाहर वाला पार्ट है, मतलब जो लीफ एक्सपोज्ड इन एयर है, वो क्या होगा, उसमें स्टार्च की सिंथेसिस हो जाएगी। तो इससे एक कंक्लूजन क्या निकला, इससे कंक्लूजन हमें निकला कि CO2 भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है सिंथेसाइज के लिए। क्या बात क्लियर हुई? मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि इक्वेशन में CO2, H2O, लाइट और क्लोरोफिल, ठीक है, जिसमें से हमने पहला एक्सपेरिमेंट पर लाइट के लिए, ठीक है, स्टार्च सिंथेसिस हमने पढ़ा, यानी स्टार्च की सिंथेसिस लाइट पर भी डिपेंड कर रहा है। सेकंड पॉइंट आता है CO2 भी डिपेंड करता है कि नहीं करता है, तो CO2 तो डिपेंड करता है, क्योंकि हमने देखा एक्सपोज्ड वाले पार्ट में उसको CO2, H2O, लाइट, क्लोरोफिल उसको सब मिला। तो मिलने की वजह से इस वाले पार्ट में जो एक्सपोज एयर था उसमें तो स्टार्च सिंथेसिस हो गया, स्टार्च सिंथेसिस इन दिस प्लांट। बट in enclosed tube the part which the leaf is covered in tube, मतलब जो भी पार्ट आपका ट्यूब के अंदर है वो पार्ट सिंथेसाइज, उसमें स्टार्च की सिंथेसिस नहीं होगी, और स्टार्च की सिंथेसिस अगर नहीं होगी तो उसमें CO2 नहीं रहेगा, तो उसमें स्टार्च की सिंथेसिस नहीं होगी, ठीक है। तो ये था आपका CO2 का इंपॉर्टेंस, ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए।
अब हमारा अगला एक्सपेरिमेंट आता है जो हमने जो जोसेफ प्रिस्टली ने किया था 1770 में, ठीक है। जैसे कि हमने पहला पढ़ा था लाइट के बारे में, लाइट पे हमने एक्सपेरिमेंट देखा कि हमारा लाइट का क्या इंपॉर्टेंस है फोटोसिंथेसिस में। दूसरा हमने हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट पढ़ा। तीसरा हम पढ़ेंगे जोसेफ प्रिस्टली का जो भी 1770 का दिया था, ठीक है। साइंटिस्ट का नेम याद रखो कि किसने दिया था और क्या इन्होंने रोल प्ले किया था। अब देखो इन्होंने क्या प्ले किया था, मैं ऐसे समझा दे रहा हूँ, आप NCERT पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कहा, इनके हिसाब से इन्होंने एक बात कही थी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को या जो भी फोटोसिंथेसिस होता है उसमें एयर का बहुत अच्छा रोल होता है। अच्छा, एयर क्यों कहा इन्होंने, क्योंकि एयर में ही CO2 होता है, ठीक है। तो इन्होंने एक पूरे मतलब कह सकते हैं कि पूरा ह्यूज अमाउंट में ये डिस्क्राइब करना चाह रहे थे कि ये कौन इफेक्ट डाल रहा है। तो उन्होंने सिंपली कह दिया कि एयर जो होता है वो फोटोसिंथेसिस के इक्वेशन को सपोर्ट करता है। मतलब अगर एयर है तो फोटोसिंथेसिस सपोर्ट होगा, एयर नहीं है तो फोटोसिंथेसिस सपोर्ट नहीं करेगा। तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने क्या किया, एक बेल जार लिया, ठीक है। इन्होंने एक जार लिया, उसको ऊपर से ढक्कन से बंद कर दिया। अब इन्होंने क्या किया कि उस जार में इन्होंने एक चूहे को रखा और एक जलती हुई मोमबत्ती को रखा। अब यही है बात, थोड़ा ध्यान से सुनो, क्योंकि NCERT जब पढ़ोगे इनके एक्सपेरिमेंट को, जब NCERT में पढ़ोगे या पढ़ेंगे तो आप पूरा NCERT उसी लाइन को आप 4-5 बार पढ़िए, पर आपको समझ में नहीं आएगा कि इनका एक्सपेरिमेंट कहना क्या चाह रहा था, ठीक है। मैंने भी पढ़ा था तो मुझे भी समझ में नहीं आया था, पर क्योंकि जब कोई पढ़ाता है तो वो अच्छे से समझ में आ जाता है, ठीक है। तो आप NCERT एक बार ट्राई करके देख लीजिए, अगर समझ में आता हो तो अच्छी बात है। वैसे मैंने पढ़ा था तो मुझे समझ में नहीं आया था, क्योंकि इन्होंने NCERT में क्लियर कट नहीं लिखा है कि इनके एक्सपेरिमेंट में करना क्या चाह रहे थे, ये बताया। NCERT ने इसको डिस्क्राइब नहीं किया सही से, ठीक है। तो देखिए मैं बताता हूँ इन्होंने क्या किया था। इन्होंने एक जार लिया, ठीक है, एक जार लिया, उसमें एक चूहे को रखा और एक इन्होंने जलती हुई मोमबत्ती रखी, ठीक। उसको ऊपर ढक्कन में बंद कर दिया। अभी क्या है, यही पॉइंट को नोट करो, ठीक है। पॉइंट को यहीं पे ध्यान से सुनो। जैसा कि चूहा जो है वो क्या करेगा, जो आपका माउस है और आपका कैंडल है, जैसे हमें पता है कि कैंडल को जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन की डिमांड होती है। मतलब किसी भी चीज़ को जलने के लिए किस चीज़ की डिमांड होती है, ऑक्सीजन की डिमांड होती है। और माउस क्योंकि लिविंग है, माउस क्या है, एक तरह का लिविंग है, तो इसको भी क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। मतलब कैंडल को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और माउस को लिविंग का मतलब सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, मतलब दोनों को ही ऑक्सीजन चाहिए। अभी क्या किया उन्होंने, इन दोनों को उसी कंटेनर में इन्होंने बंद कर दिया। जब इस कंटेनर में इन्होंने बंद कर दिया तो इस कंटेनर में जितना सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन था, इन दोनों ने मिलकर उस ऑक्सीजन को क्या किया, यूटिलाइज किया। मतलब इस कमरे में, इनके इस चैम्बर में जितना भी ऑक्सीजन था, कुछ ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लिया, माउस ने, और कुछ ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लिया कैंडल ने। अब ध्यान से सुनो कि सोचो कि कोई एक ऐसा टाइम आएगा, ठीक है, कोई ऐसा टाइम T आएगा, ठीक है। थोड़ी सी फिजिक्स हो गई तो करते हैं, थोड़ी सी अगर फिजिक्स की भाषा में समझाएं तो एट टाइम T = 0 पे ऑक्सीजन का जो अमाउंट होगा, ऑक्सीजन का अमाउंट जो होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन एट टाइम T पे हम क्या देखेंगे कि धीरे धीरे ऑक्सीजन कम होता जाएगा। कम क्यों हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाएगा। क्यों कम होता जाएगा, क्योंकि उस ऑक्सीजन को कुछ अमाउंट में माउस इस्तेमाल करेगा और कुछ अमाउंट में कैंडल भी इस्तेमाल करेगा। तो इस्तेमाल करते 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 आप क्या देखेंगे, NCERT में देखिए फिगर A दिया है और इसी के बगल आप देखेंगे फिगर B दिया है। दूसरे में देखेंगे कि आपका जो माउस है वो डेड हो जाएगा और आपका कैंडल जो है वो ब्लो ऑफ हो जाएगा, ठीक है, यानी वो बुझ जाएगा, वो नहीं जलेगा। तो क्यों नहीं जलेगा, क्योंकि इस कंटेनर में जितना ऑक्सीजन था वो सभी यूटिलाइज हो गया। सभी यूटिलाइज होने की वजह से चूहा भी मर गया और आपका जलता हुआ कैंडल भी बुझ गया। इन्होंने क्या, इसका मतलब इन्होंने देखा कि ऑक्सीजन यानी जो इसमें कंटेनर में जो भी एयर था, क्योंकि हमें पता है कि हमारे जो एटमॉस्फेयर उसमें सिर्फ तो ऑक्सीजन नहीं है, सिर्फ तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, उसमें मिक्सचर ऑफ गैसेज हैं। तो हम उसको क्या बोलते हैं, मिक्सचर ऑफ गैसेज को हम एयर बोल सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि जो एयर है इसके अंदर, अब इसी एयर में तो ऑक्सीजन होगा। वो बात की बात है कि माउस को सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए और कैंडल को भी सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन एक मोटे तौर पर हम समझा सकते हैं कि इसमें कंटेनर में एयर ही था सिर्फ। तो ये एयर की जब दोनों ने इस्तेमाल किया तो एयर ख़त्म हुआ, जिसकी वजह से चूहा भी मर गया और कैंडल भी बुझ गया आपका। ये NCERT में दिया है। फिर NCERT में देखो नीचे भी यही सेम फिगर दिया है, पर वहाँ पे इसने क्या किया है,
उसने थोड़ा सा इसमें चेंज कर दिया। चेंज क्या किया है, जो सब प्रिस्टले ने दिया था इसको नोट में लिख लेना, ठीक है। चेंज क्या किया है कि माउस लिया है, कैंडल लिया है, और इसी के साथ एक मिंट का प्लांट भी लिया है। अच्छा, मिंट का प्लांट लिया है तो अब देखो फिर से इन्होंने उसी को क्या किया, इसको चैम्बर में बंद कर दिया। अब अगर चैम्बर में बंद कर दिया तो वही सेम काम है, ये दोनों यूटिलाइज करेंगे। अच्छा, क्योंकि प्लांट है तो प्लांट किसका यूटिलाइजेशन करता है, CO2 का यूटिलाइजेशन करता है। मतलब ये चूहा सांस लेगा, ऑक्सीजन छोड़ेगा, क्या CO2 छोड़ेगा। अच्छा, ये इनटेक क्या करेगा, ये इनटेक करेगा O2। इसको जलने के लिए क्या चाहिए, O2। ये जब जलता है तो जो कंबशन होने के बाद ये क्या निकलता है, इससे कंबशन होता है तो कौन सा निकलता है, CO2 निकलता है। अच्छा, प्लांट है ना, और प्लांट को क्या चाहिए, CO2 चाहिए, ठीक है। तो CO2 जब चाहिए, क्योंकि हमने इसे ग्लास वॉल लिया तो उसमें सनलाइट तो पड़ेगी ही पड़ेगी, सनलाइट पड़ेगी, क्लोरोफिल इसके पास खुद होगा, और ये CO2 माउस और कैंडल इसको दे रहे हैं तो इसको CO2 मिलेगा। अब ये प्लांट CO2 पाता जाएगा और O2 निकालता जाएगा, तो इस कंटेनर में या उस जार में O2 की कमी नहीं होगी, जिसकी वजह से एक नेक्स्ट फिगर देखो, उसमें तीनों के मतलब माउस भी और आपका कैंडल भी क्या है, वो तीनों के तीनों आपके एकदम अच्छे से सर्वे करें, ठीक है। फिगर दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं फिगर यहाँ लगा देता हूँ, आपको साइड में दिख रहा होगा कि दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, इन्होंने मिंट का पौधा इस्तेमाल कर लिया, क्योंकि पौधा है तो उसको CO2 के अमाउंट चाहिए, तो CO2 चाहिए, तो क्योंकि माउस और कैंडल दोनों CO2 ही बाहर करेंगे, इस CO2 का ये इस्तेमाल करेगा मिंट, और यहाँ से ऑक्सीजन को बाहर निकालेगा, तो ये दोनों ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन करेंगे, और ये मिंट प्लांट CO2 का यूटिलाइजेशन करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये तीनों के तीनों सर्वाइव रहेंगे, ठीक है। अब इससे एक बात फिर क्लियर क्या होगी कि एयर भी बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है, किसमें, फोटोसिंथेसिस के क्वेश्चन में। फर्स्ट वाले पार्ट में एयर देखो, एयर नहीं था तो मर गए थे, मतलब कैंडल ही बुझ गया था और चूहा ही मर गया था, तो वो एयर एक रोल प्ले किया कि नहीं। सेकंड में ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हमें वहाँ एयर की सफिशिएंट अमाउंट देने के लिए एक हमने प्लांट का इस्तेमाल कर लिया। तो ये था आपका जोसेफ प्रिस्टले का एक्सपेरिमेंट। तो इसे NCERT से एक बार अच्छे से पढ़ लेना, समझ में आ जाता है तो ठीक है, एक बार कोशिश करना फर्स्ट बार पढ़ने की, समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, ये नहीं कह रहा हूँ कि समझ में नहीं आएगा, मतलब अगर कोशिश करोगे तो आएगा, ऐसी बात नहीं है, पर फर्स्ट टाइम पढ़ने पे NCERT में क्लियर कट नहीं होता है कि क्या कहना चाह रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि जो समझाए हैं ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट, हम पार्ट देखते हैं, कुछ लोग और थे जैसे जूलियस वॉन सैक, 1854 में इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। तो नेक्स्ट चलिए इनका देखते हैं। अगला क्या था, मैंने बताया जैसे कि मैंने कहा कि अगला आता है आपका जूलियस वॉन सैक का, जिन्होंने 1854 में इन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने एक्सपेरिमेंट कुछ नहीं किया, इन्होंने बस एक डाटा दिया था, एक इन्फॉर्मेशन ये दिया था कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं उसमें ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। मैंने क्या कहा कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं उसमें ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने क्लियर कट कहा है कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन ग्रीन प्लांट्स हो गए, लेकिन किस में हो गए, जिनके पास क्लोरोफिल होगा, ठीक है। जिनके पास क्लोरोफिल होगा, और क्लोरोफिल कहाँ पे होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। यानी जिन प्लांट्स के बाद क्लोरोफिल होगा यानी क्लोरोप्लास्ट होगा, वो ग्लूकोज की सिंथेसिस करेंगे या वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करेंगे। अच्छा, अगर वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करेंगे तो उनके पास क्या क्या होगा, उनके पास होगा क्लोरोफिल, ठीक है। उनके पास क्लोरोफिल होगा, ये क्लोरोफिल कहाँ होगा, ये क्लोरोफिल होगा क्लोरोप्लास्ट में। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट में होगा तो ये किसका फॉर्मेशन करेंगे, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेंगे। और प्लांट में ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। तो यही इन्होंने बस इतना क्लियर कट कहा था कि जो भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं जनरली वो, और ये मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कि ये ग्रीन प्लांट्स के लिए था, ठीक है, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स के पास क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में होता है, क्लोरोप्लास्ट से ग्लूकोज मतलब एक ओवरऑल बनेगा, और ग्लूकोज जो होता है प्लांट में वो स्टोर होता है, ठीक है। ग्लूकोज जो होता है वो प्लांट में इन द फॉर्म ऑफ स्टोर होता है, स्टार्च के फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो इन्होंने एक आइडिया दिया था कि ग्लूकोज के प्रोडक्शन के बारे में कि अगर ग्रीन प्लांट्स है तो उसमें स्टार्च का प्रोडक्शन होगा, ठीक है। तो उन्हें बस यही इतना कहा था। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट आता है TW इंगलमैन का, तो इसको भी चलिए डिस्कस कर लो। चलो अगला एक्सपेरिमेंट है हमारा TW इंगलमैन का, ठीक है। NCERT ने इसको भी बहुत ज़्यादा क्लियर कट नहीं किया, पर जल्दी से समझ लो, कुछ ज़्यादा इन्होंने किया था नहीं। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने लाइट लिया था और इन्होंने एक प्रिज्म इस्तेमाल किया था, ठीक है, निकोल प्रिज्म इस्तेमाल किया था।
इस लाइट को उन्होंने प्रिज्म में पास किया था। जैसा कि हमने 10th में पढ़ा है कि अगर किसी भी लाइट को अगर प्रिज्म में से हम पास करते हैं तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में टूट जाता है, जिससे वो मिलकर बना होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लाइट लिखे, या यहीं पे हम लिख दें इसी को वाइट लाइट। ठीक है, इसी को हम लाइट लिख दें या इसी को हम वाइट लाइट लिख दें। तो वाइट लाइट हमें पता है कि हमारा जो प्रिज्म होता है वो कौन सा प्रिज्म होता है, ये होता है निकोल प्रिज्म। कौन सा होता है, निकोल प्रिज्म। ये निकोल प्रिज्म की प्रॉपर्टी क्या होती है, इस वाइट लाइट को ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में तोड़ देता है, VIBGUOR। ठीक है, जिससे ये बना होता है। हमने क्या किया, फिर इसके सामने ग्रीन एल्गा रखा और क्लेडोफोरा रखा। ठीक है, जो भी एरोबिक बैक्टीरिया है, एक सोल्यूशन में एक सस्पेंशन बना के हमने इनमें इसको रखा। हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि ये एल्गी, ग्रीन एल्गी और क्लेडोफोरा जो हैं वो सबसे ज़्यादा जो एक्यूमुलेट हो रहे हैं, या सबसे ज़्यादा जो अपना फंक्शन जो है वो सबसे तेज़ शो करते हैं, या तो रेड कलर में या ब्लू कलर में। बात को समझो, मैंने क्या कहा कि ये जो तुम्हारे ग्रीन एल्गा हैं, ये जो तुम्हारे ग्रीन एल्गा हैं, ये क्लेडोफोरा हैं, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्टिव रहे किस किस लाइट पे, एक तो रहे रेड लाइट पे और दूसरी रहे ये ब्लू लाइट पे। तो TW एंगलमैन का सिर्फ यही एक मोटो था इन्हें बताने का कि जो आपके इन्वायरमेंट में 7 कलर होते हैं उसमें से कौन से लाइट पे, यानी क्योंकि हमें पता है कि जो भी प्लांट होता है वो लाइट को क्या करता है, ट्रैप करता है। तो हमें पता है कि वाइट लाइट को करता है, पर एक्चुअली वाइट लाइट में भी तो 7 कलर होते हैं। उन 7 कलर में से कौन से लाइट को वो ट्रैप करता है, तो इन्हें इंगलमैन वही बताना चाह रहे थे कि इन कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में से कौन सा लाइट ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है वो। तो उन्होंने देखा कि जो जितने भी ग्रीन एल्गा हो गए या क्लेडोफोरा हो गए, वो रेड लाइट में और ब्लू लाइट में अपनी फोटोसिंथेसिस का रेट बहुत तेज़ करते थे। वो मतलब रेड और ब्लू में अपनी फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस था या फोटोसिंथेसिस का जो रेट था वो बहुत तेज़ करते थे। तो उन्होंने यही बस यही बताया था कि आप NCERT में अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो एक लाइन लिखी है, मैं पढ़ दे रहा हूँ आपको, कि उन्होंने लिखा ही ऑब्जर्व दैट द बैक्टीरिया एक्यूमुलेटेड मेनली इन द रीजन ऑफ ब्लू एंड रेड लाइट ऑफ द स्प्लिट एक्सपेक्ट्रम। ये जो स्प्लिट एक्सपेक्ट्रम हुआ था, इन दोनों में रेड और ब्लू रीजन में सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया एक्यूमुलेट हुए। एक्यूमुलेट का मतलब इस दोनों रीजन में बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा फंक्शनली फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस वो करने में सफल रहे वो। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि रेड और ब्लू ही वो कैसा लाइट है जो कि आपका क्या होता है, प्लांट के द्वारा यूटिलाइज कर दिया। अच्छा, अपने दिमाग में कभी मत रखो कि ग्रीन लाइट से भी होता है, ग्रीन से कभी नहीं होता है। ग्रीन को रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है, सॉरी ग्रीन को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, उसमें से कुछ भी नहीं उसका कोई परफॉर्म होता है, वो ग्रीन बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, तो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट था इनके में। अच्छा, इनके साथ ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें पूछा जाएगा कि मिनिमम फोटोसिंथेसिस अकर इन। ठीक है, इसमें नोट बना के लिख लो नीचे। ठीक है, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, बना लो फिगर। इसमें आप नोट डाल के कुछ लिख लो। इनके एक्सपेरिमेंट ज़्यादा नहीं था, NCERT से रीड कर लेना। अगर फिर भी एक्सपेरिमेंट नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं फिर से कोशिश करूँगा कि समझाने की। ठीक है, तो एक बार NCERT पढ़िए, फिर कोई डाउट होता तो मुझसे पूछिए। चलिए, नोट बना के लिख लीजिए कि मिनिमम फोटो सिंथेसिस अकर इन ग्रीन लाइट। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो सबसे कम फोटोसिंथेसिस होगा वो ग्रीन लाइट में होगा। और दूसरा लिख लीजिए मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर इन रेड लाइट। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हेडिंग डाल के या डाल के लिख लो। ठीक है, तो अगर आपके पास डिफरेंट कलर हो तो आप डिफरेंट कलर का इस्तेमाल कर लीजिए। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आप मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस। ठीक है, एक बार फिर से लिख लीजिए मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस इज इक्वल टू किस में होता है, मैंने क्या बताया, याद कर लो। मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस किस लाइट में होता है, एकदम अच्छे से याद कर लो, रेड लाइट में होगा। ठीक है, उसके बाद मिनिमम फोटोसिंथेसिस किस में होगा, मिनिमम फोटोसिंथेसिस। अच्छा, बहुत लोग बोल रहे होंगे किस में हो रहा है, ग्रीन में। नहीं, मिनिमम जो होता है वो ब्लू में होता है। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा कि दोनों पॉइंट नोट कर लो। और लास्ट है कि लीस्ट फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब समझ में आया
लीस्ट मतलब सबसे ख़राब जो फोटोसिंथेसिस होगा वो होगा, क्योंकि मेरे पास ग्रीन पेन नहीं है तो मैं ब्लू से ही लिख दे रहा हूँ, ग्रीन लाइट में। यानी जो सबसे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस का रेट होगा, जो रेट होगा फोटोसिंथेसिस का बहुत तेज होगा, वो होगा रेड लाइट में, बहुत तेज एक्टिव काम करेगा। मिनिमम होगा वो ब्लू में बहुत काम करेगा। और ग्रीन में क्या करेगा, ग्रीन में बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, या कह सकते हैं बहुत लीस्ट अमाउंट में काम करेगा। ठीक है, तो इसी के बाद मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, आंसर में जो भी देखेगा उसको कमेंट करेगा तुरंत। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है मैक्सिमम photosynthesis occur in, maximum photosynthesis occur in, ऑप्शन है ए, बी, सी, डी। ऑप्शन है रेड, ब्लू, ग्रीन, वाइट लाइट। ठीक है, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर इन, क्वेश्चन है आपका समझ में आ गया। मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर इन, ए ऑप्शन है रेड, बी है ब्लू, सी है ग्रीन, डी है वाइट लाइट। ठीक है, तो इसको ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। देखें आपको टॉपिक समझ में आया ना, आपने इस टॉपिक को क्लियर से पढ़ा है, सही से पढ़ा है या नहीं पढ़ा। ठीक है, जल्दी से इसको तुरंत, जब भी आप देख रहे हैं वीडियो, आप तुरंत उसको कमेंट करिए। ठीक है, यही छोटी छोटी बातें हैं जो आपको आगे चलकर काम आएंगे। ठीक है, जब भी बोला जाए कि आंसर को कमेंट कीजिए तो आप कमेंट करा करिए, क्योंकि आप जब करेंगे तो आपको पता होगा कि आपको क्या नहीं आ रहा है या आपने टॉपिक नहीं पढ़ा है सही से। ठीक है, तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए, देखिए आंसर इसका सही है कि नहीं है, इसका मैं कमेंट में ही ऑप्शन आंसर बता दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका फोटोसिंथेसिस इंगलमैन का एक्सपेरिमेंट या लाइट का एक्सपेरिमेंट हो गया। ठीक है, अब आते हैं दूसरा पार्ट, ये आता है कि फोटोसिंथेसिस होता कहाँ पे। सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि फोटोसिंथेसिस होता कहाँ। जैसे हमने पहले लेक्चर में क्या पढ़ा, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, इक्वेशन उसका पढ़ा, एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर पढ़ा, फिर हमने CO2 पढ़ा, H2O पढ़ा, लाइट का डिपेंडेंसी पढ़ा कि CO2 की डिपेंडेंसी क्या है, लाइट की डिपेंडेंसी क्या पड़ रही है, कुछ एक्सपेरिमेंट्स हमने यहाँ पढ़े, कुछ जो हमारे लाइट थी उनके विबज्योर में जो थे उनके पार्टिकल्स हमने पढ़े। अब हमें क्या देखना है, हमें एक बात क्लियर है कि होगा, अब हमें दूसरी बात ये देखनी है कि हमारा एक्सपेरिमेंट हो कहाँ रहा है, मतलब हमारा ये जो फोटोसिंथेसिस का ओवरऑल प्रोसेस है वो प्लांट में कहाँ होगा। तो एक मोटा मोटी तौर पे आपको क्या बताएगा कि वो लीफ में होगा, लीफ में भी कहाँ होगा, क्लोरोप्लास्ट में होगा। तो नेक्स्ट जो आपको पढ़ना है वो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर पढ़ना है। उससे पहले थोड़ी सी एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में जाते हैं, थोड़ा सा पीछे जाते हैं। पीछे के लिए हम अपना प्रोकैरियोटिक भी ले लेते हैं इसमें। ठीक है, प्रोकैरियोटिक भी ले लेते हैं हम। जनरली हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस एपर्टस, फोटोसिंथेसिस एपर्टस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस किस किस में कहाँ कहाँ कैसे कैसे होता है, तो ये हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। चलिए 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, एक एंशिएंट के हिसाब से हम चलते हैं। पहला है हमारा बैक्टीरिया, ठीक है, जो कि हमारा पहला आया था, तो पहला हो गया हमारा बैक्टीरिया। दूसरा हो गया हमारा BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी। तीसरा हो गया प्लांट। इसके बारे में डिटेल आपको चैप्टर 2 में आपको मिल जाएगा, हेटेरोसिस साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, यू बैक्टीरिया का पार्ट है ये। अच्छा, अब यहाँ पे देखना है कि किसके लिए कौन सा स्ट्रक्चर पाया जाता था। ठीक है, बैक्टीरिया में जनरली बैक्टीरिया क्या होता है, बैक्टीरिया होता है प्रोकैरियोटिक। अगर आप 2nd चैप्टर पढ़े होंगे, सेल्फ रीडिंग लगाए होंगे, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा बैक्टीरिया, या आप वहाँ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में देखेंगे। जब आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर खोलेंगे तो वहाँ आपको मोनेरा मिलेगा। ठीक है, मोनेरा में आपकी पहली लाइन ही लिखी है कि बैक्टीरिया इज़ द सोल मेंबर ऑफ मोनेरा किंगडम। तो बैक्टीरिया जनरली मोनेरा के कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। तो बैक्टीरिया आपका कैसा है, प्रोकैरियोटिक है। मतलब जितने भी प्रोकैरियोटिक होते हैं उसमें फोटोसिंथेसिस करने के लिए एपर्टस होता है, जिसे हम
क्रोमेटोफोर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? क्रोमेटोफोर बोलते हैं। अब इसका डिटेल जब आपको सेकेंड चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहाँ डिटेल देंगे, लेकिन अभी एक स्ट्रक्चर जान लीजिए कि कुछ ऐसा होता है क्रोमेटोफोर, ठीक है। यही जो आपका है, यही आपका क्रोमेटोफोर होता है, ठीक है। ये हो गया बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस क्रोमेटोफोर में होता है, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी में क्या होता है? इसका होता है लैमली या लैमलो होता है, नहीं लैमली सोम, ठीक है। स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, लैमली सोम, ठीक है। LAMMELESOME, ठीक है। लैमली सोम में होता है। इसका फिगर ये एक ऐसे स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है। यही होता है लैमलिसोम, जिसमें ब्लू ग्रीन एल्गी का होता है। और लास्ट आपको प्लांट का बताने की ज़रूरत नहीं है, किसमें होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो अब क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर क्योंकि क्लियर ही है, अभी क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर आपको हम नीचे, या अभी इसी का अगला पार्ट है, हम इसी को डिटेल करते हैं आप, ठीक है। तो एक बात क्लियर हो गई, हमने क्लियर करके देख लिया कि फोटोसिंथेसिस अपॉर्टेड अलग अलग ऑर्गेनिज्म में कैसे होते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस अपॉर्टेड जो भी होता है कहाँ? बैक्टीरिया में क्रोमेटोफोर करता है, मतलब जो काम प्लांट में क्लोरोप्लास्ट करता है वही काम बैक्टीरिया में क्रोमेटोफोर करता है। याद कर लो अभी क्या होता है, वो सेकेंड चैप्टर जब पढ़ाएंगे तो डिटेल देंगे, बस याद कर लो कि जो काम प्लांट में क्लोरोप्लास्ट करता है, जो काम प्लांट में क्लोरोप्लास्ट करता है वही सेम काम बैक्टीरिया में क्रोमेटोफोर करता है, वही सेम काम बीजीए में लैमलिसोम करता है। बीजीए में लैमलिसोम करता है, प्लांट में क्लोरोप्लास्ट करता है, बैक्टीरिया में क्रोमेटोफोर करता है। बैक्टीरिया कैसा होता है? प्रोकैरियोटिक होता है। प्लांट कैसा होता है? यूकैरियोटिक होता है। इतनी बात क्लियर है। अब ये हो गया आपका फोटोसिंथेसिस अपैरेटस। अब नेक्स्ट आता है, क्योंकि हमें क्या डिस्कस करना है? क्लोरोप्लास्ट जो करना है डिटेल में। तो अगली हेडिंग डालिए क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। चलो अगली हेडिंग डाल लो क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। सब लोग कॉपी में डालिए क्लोरोप्लास्ट। अब हमें क्या पढ़ना है नेक्स्ट? स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। जैसा कि हमने क्या बताया फोटोसिंथेसिस अपैरेटस में, आपका 3 मैंने बताया। बैक्टीरिया बताया, बैक्टीरिया में हमने क्या बताया कि बैक्टीरिया में कैसे होता है? क्रोमेटोफोर से होता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक होता है वो। और बीजीए में कैसे होता है? लैमलिसोम से होता है। और थर्ड आपका मैंने प्लांट बताया यूकैरियोटिक में, वो उसमें होता है क्लोरोप्लास्ट में होता है, ठीक है। तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं उन सब में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो एक क्लोरोप्लास्ट का एक स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को आप समझ लीजिए, और यहीं पे अगर आप समझ लेते हैं तो लगभग आपका फोटोसिंथेसिस क्लियर होता जाएगा, ठीक है। स्टेप टू स्टेप समझते जाइए। अब देखिए फोटोसिंथेसिस का जो ये क्लोरोप्लास्ट का एक पूरा स्ट्रक्चर है, इसमें देखिए मैंने बनाया सबसे आउटर स्ट्रक्चर, ठीक है। ये मैंने बनाया, इसको मैंने डॉटेड लाइन से डिस्कवर किया, बनाया, सॉरी डिस्कवर नहीं किया है, बनाया मैंने, ठीक है। इसको मैंने डॉटेड से किया जिससे कि आपको क्लियर कट हो जाए, ठीक है। डॉटेड लाइन से मैंने बनाया है। ये हो गया आपका आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये हो गया आपका आउटर मेम्ब्रेन। और उसके बाद आएंगे तो आपको एक इनर मेम्ब्रेन जो मैंने पूरा ब्लैक बनाया, ठीक है। तो वो मैंने बनाया है इनर मेम्ब्रेन। अब आउटर और इनर के बीच में देखो ये कुछ स्पेस खाली बच रहा है, तो इसे हम बोलते हैं पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। क्या बोलते हैं? पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। क्या बताया मैंने कि जो क्लोरोप्लास्ट का बाहर वाला मेम्ब्रेन है इसे हम आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं, इनर वाले को इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं। और दोनों के बीच का जो स्पेस होता है, आउटर और इनर के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम पेरीप्लास्टिडियल स्पेस बोलते हैं। अगर पढ़े होगे तो सेम ऐसे माइटोकॉन्ड्रियल में होता है, बस वहाँ पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोलते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं, पर यहाँ देख लो, अभी मिलेंगे पढ़ाएंगे वहाँ भी। तो आउटर इनर के बीच में स्पेस हो गया पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। इतना क्लियर हो गया? अच्छा, अगर इतना क्लियर हो गया तो अब चलो अंदर के पार्ट में। अंदर जो होता है वो पूरा जो रीजन होता है वो स्ट्रोमा होता है, ठीक है। वो स्ट्रोमा रीजन होता है, ठीक है। क्या होता है वो? ये पूरा जो अंदर है, मतलब इसको छोड़ दिया जाए, जैसे सेल का साइटोप्लाज्म होता है, तो अगर ये पूरा रीजन देखा जाए तो स्ट्रोमा होता है। स्ट्रोमा का कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं होता है उसका। और जनरली इसी स्ट्रोमा में, ये पॉइंट याद रखो, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसी स्ट्रोमा रीजन में डार्क रिएक्शन होता है। क्या होता है? डार्क रिएक्शन होता है, ठीक। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इस क्लोरोप्लास्ट में सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, ठीक है। सर्कुलर डीएनए पाया जाता है और 70S राइबोसोम पाया जाता है। अब जिन बच्चों ने 9th में पढ़ा होगा कि राइबोसोम में 70S राइबोसोम, 80S राइबोसोम, वो अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो भी वेट करें कुछ दिन तक, ठीक है। कुछ दिन अभी थोड़ा वेट करिए, उसके बाद जब मैं सेल का चैप्टर अपलोड करूँगा तो वहाँ आपको राइबोसोम समझा दूंगा कि सेडबर्ग एस, यहाँ पे जो एस है, ठीक है, यहाँ पे जो एस है, अच्छा जिन बच्चों को क्लियर नहीं हो रहा है बता दे रहा हूँ, यहाँ पे जो एस है
वो कहलाता है सेडबर्ग यूनिट। ठीक है, ये है सेडबर्ग यूनिट। अब क्या होता है इसको डिटेल में हम बाद में बताएंगे जब आपको सेल चैप्टर पढ़ाएंगे, बैठने के ऊपर है ये। ठीक है, तो ये हो गया 70S राइबोसोम। तो याद कर लो कि क्लोरोप्लास्ट में कैसा राइबोसोम पाया जाता है, 70S। कैसा पाया जाता है, 70S। कैसा पाया जाता है, 70S राइबोसोम। ठीक है, सर्कुलर डीएनए, सर्कुलर डीएनए, सर्कुलर डीएनए। अच्छा, एक बात इसी में एक इन्फॉर्मेशन यहीं पे कहीं साइड में नोट कर लो कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, स्टार बना के यहीं पे डबल स्टार बना के लिख लो कि क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, इन दोनों के पास अपना सर्कुलर डीएनए होता है एंड दोनों में ही 70S राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, स्टार बना के वहीं लिख लो कि इन दोनों में ही सर्कुलर डीएनए होता है और इन दोनों में ही 70S राइबोसोम पाया जाता है। अभी इसके बारे में डिटेल और है, वो नेक्स्ट पे बताएंगे। अभी खाली इतना ही लिख लो कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में दोनों में सर्कुलर डीएनए एंड 70S राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, अब हमारा क्या है कि इसी हमारे स्ट्रोमा रीजन में कुछ सैक लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ठीक है, सैक लाइक, जैसे सिक्का होता है ना, अगर हम सिक्के को एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर सिक्का रख दें, अभी तो फिलहाल मेरे पास है नहीं सिक्के, लेकिन मैं मार्कर के रखूँ तो ये एक मार्कर, इसके ऊपर फिर एक मार्कर, उसके ऊपर फिर एक मार्कर, और ऐसे अगर मैं फिर एक मार्कर रख दूं तो ये देखो, ये पूरा एक क्या हो गया, ये एक पूरा मार्कर का ये ऐसे एक चेन बन गया। क्या दिख रहा है आपको, ये पूरा मार्कर का चेन बन गया। देखो 1 2 3 4 5 ऐसे जो भी होता है, ऐसे एक सैक में एक सिक्के को अरेंज कर दो, तो मेरे पास सिक्का नहीं, मैंने मार्कर को दिखा दिया। तो ये जो पूरा 1 2 3 4 5 ये जो आपका पूरा मार्कर दिख रहा है, ठीक है, ये जो पूरा आपको मार्कर दिख रहा है, इस सभी को मिला के हम बोलते हैं थैलाकॉइड। इन सभी को मिला के हम बोलते हैं थैलाकॉइड। क्या बोलते हैं हम बोलते हैं थैलाकॉइड, जो कि मैंने यहाँ लिखा है। मतलब ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी, जितने भी होंगे इन सभी को थैलाकॉइड। ऐसे सेम ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये सब क्या, सबको मिला के हम क्या बोलते हैं, थैलाकॉइड बोलते हैं। ठीक है, अब इसी में मैंने कहा कि इसी में ये जो आपका सारा पार्ट है, ये जो आपका बना था सारा पार्ट, इसमें अगर मैं क्योंकि ये सारा पार्ट क्या आपका थैलाकॉइड है, अब इसमें सिर्फ एक की बात की जाए, सिर्फ एक की, सारा थैलाकॉइड हो गया, इसमें सिर्फ अगर एक की बात की जाए, एक की, तो उस एक को हम बोलते हैं ग्रेना। ठीक है, इसमें सिर्फ ये जो एक कंपोनेंट होता है इसको हम बोलते हैं ग्रेना, सिर्फ एक पार्ट को, सिर्फ एक पार्ट को। और इस ग्रेना में होता है लाइट रिएक्शन। ठीक है, ये बात भी याद रखो कि इस ग्रेना में होता है लाइट रिएक्शन। तो क्या आप याद रखेंगे कि इस ग्रेना में होता है लाइट रिएक्शन। ठीक है, अच्छा, दो थैलाकॉइड को जोड़ने के लिए एक चैनल होता है जिसे हम फ्रेट चैनल बोलते हैं। ठीक है, अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरा पहले का दूसरा ही, इसका तीसरा, या आप कुछ भी बना सकते हैं, उससे रिलेटेड नहीं है। बस इन सब को जोड़ने के लिए एक चैनल होता है जिसे हम फ्रेट चैनल बोलते हैं, FRET, फ्रेट चैनल। ठीक है, तो यही इतना स्ट्रक्चर था। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट है ये रुबिस्को, इसको तो याद कर लो और बहुत अच्छे से अपने दिमाग में रखो कि रुबिस्को जो होता है वो मोस्ट एबंडेंट एंजाइम ऑन अर्थ। बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इसका, या बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इसका कि रुबिस्को जो होता है वो मोस्ट एबंडेंट एंजाइम ऑन अर्थ होता है, मतलब अर्थ पे सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एंजाइम होता है। अब कैसे कह सकते हैं, देखो ये जो पाया जाता है, ये पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, अब तुम इमेजिन करो कि क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है, लीफ में। लीफ मतलब ग्रीन प्लांट में, मतलब हर एक पत्ती में क्लोरोप्लास्ट होगा। और कितना क्लोरोप्लास्ट होगा ये भी नहीं पता है कि एक पत्ती में कितना क्लोरोप्लास्ट होगा। अब ये नहीं कि एक पत्ती में सिर्फ एक ही क्लोरोप्लास्ट होगा, बहुत क्लोरोप्लास्ट होंगे। तो एक ही पत्ती में बहुत से क्लोरोप्लास्ट होंगे तो उसमें बहुत से रुबिस्को। और ऐसे सोचो पूरे वर्ल्ड में कितने पत्तियाँ होंगे, उसमें कितने रुबिस्को होंगे, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट है। इसके लिए है मोस्ट एबंडेंट एंजाइम ऑन अर्थ। ठीक है, रुबिस्को ये हो गया। ठीक है, तो इतना पार्ट ये है क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। क्या बताया कि सबसे आउटर मेम्ब्रेन होती है, उसके बाद इनर मेम्ब्रेन होती है, दोनों मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को हम पेरीप्लास्टिकल स्पेस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद सैक लाइक, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम थैलाकॉइड बोलते हैं, और उसके एक पार्ट को हम ग्रेना बोलते हैं। ग्रेना में हमारा लाइट रिएक्शन होता है। इस क्लोरोप्लास्ट के पास अपना सर्कुलर डीएनए और 70S राइबोसोम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी और क्लोरोप्लास्ट दोनों में सर्कुलर डीएनए और 70S राइबोसोम होता है। दो थैलाकॉइड को जोड़ने या ग्रेना को जोड़ने के लिए हम फ्रेट चैनल का इस्तेमाल करते हैं। ये पूरा रीजन आपका स्ट्रोमा होता है, स्ट्रोमा का कलरलेस होता है और इसमें डार्क रिएक्शन होता है। यही दोनों पॉइंट याद रखो भी कि स्ट्रोमा में क्या होता है, डार्क रिएक्शन होता है, और ग्रेना में क्या होता है, लाइट रिएक्शन होता है। अब सीधा से कहने का मतलब ये है कि जो ग्रेना होता है, ठीक है,
जो ग्रेना होता है, जैसे कि लाइट आया, ठीक है, मैं एक ऐसे और ऐसे सूर्य से लाइट आया। अब ग्रेना का काम क्या होता है? देखो ग्रेना का काम ये होता है कि जब लाइट पड़ेगी लीफ के अंदर जाएगी, वो अंदर क्लोरोप्लास्ट तक अंदर पहुंचेगी, तो क्योंकि लाइट यहाँ तक आएगा तो लाइट कहाँ जाएगा, तो वो जो ग्रेना होता है उस लाइट को ट्रैप करने का काम करता है। उस लाइट को ट्रैप करने का काम कौन करता है? ग्रेना। यानी ग्रेना का काम क्या है? ट्रैप द लाइट। ठीक है, लिख लेना कि ग्रेना का काम क्या है? ट्रैप द लाइट। ये इनकमिंग लाइट को ये ट्रैप करता है। ट्रैप करेगा, इसमें अपना लाइट रिएक्शन करेगा। और जिन बच्चों ने 10th में पढ़ा होगा तो उन्हें पता होगा कि लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है NADPH2। अभी हम बताएंगे, पढ़ाएंगे, लेकिन जिन बच्चों ने पढ़ा होगा उन्हें पता होगा कि लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बनता है वो NADPH2 बनता है और साथ में ATP बनता है। ठीक, तो ये बन गया ग्रेना में, यानी इसमें तो आपका क्या बन गया? इसमें ग्रेना बन गया NADPH2, और ये NADPH2 फिर बाहर उड़ेल दिया जाता है किसमें? स्ट्रोमा रीजन में। और इस स्ट्रोमा में क्या होता है? फिर डार्क रिएक्शन होता है। तो लाइट, इसके लाइट का प्रोडक्ट डार्क में इस्तेमाल होता है। तो वो फर्दर अभी आपको डिटेल बताएंगे। बस इतना याद रखो कि इस ग्रेना रीजन में आपका लाइट रिएक्शन होता है। लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट NADPH2 प्लस ATP होता है। ये एक तुरंत इसमें उड़ेल दिया जाता है और ये स्ट्रोमा रीजन में आ जाता है, और स्ट्रोमा रीजन में ये डार्क रिएक्शन को प्रोसीड करता है आगे। ठीक है, तो इतनी बातें हैं। और नेक्स्ट इसके बाद आपको हम कुछ पिगमेंट्स हैं, जैसे क्लोरोफिल है, ठीक है, कैरोटीनॉइड है, फाइकोबिलिन्स है, तो इनके बारे में डिटेल बता देंगे। ठीक है, तो आज के पार्ट में इतना ही रहने देते हैं। और जितना मैंने पढ़ाया है आप NCERT से ज़रूर पढ़िएगा, आपको ज़रूर समझ में आएगा। जो भी डाउट होता है NCERT की जो भी लाइन में क्वेश्चंस लगाते रहिए, जो भी पार्ट में डिस्कस होता है उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और उम्मीद करते हैं कि आज आपको जो भी पढ़ाया है वो समझ में आया होगा। और वीडियो को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।